MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुहर्रम से पहले 2 राज्यों में हंगामा है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस से पहले मंदिर को लाल कपड़े से ढकना पड़ा, तो दूसरा राज्य है बिहार, जहां डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया। कहीं सुरक्षा के लिए मंदिरों को ढका जा रहा है, तो कहीं शासन के आदेश को चुनौती देकर पुलिस वालों से मारपीट की जा रही है। ये रिपोर्ट जरा दी। कहीं मंदिर ढका, कहीं पुलिस पर हमला। मुहर्रम से पहले ताजिया डीजे पर जंग। तस्वीरें 2 हैं, सूबे भी 2 हैं, लेकिन कनेक्शन एक, मुहर्रम। जिसके पहले एक तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव चौक मंदिर को लाल कपड़े से ढक दिया गया ताकि किसी भी तरह की शरारत या खुरापात की संभावना को खत्म किया जा सके, तो दूसरी तरफ बिहार के वैशाली में मुहर्रम के जुलूस में डीजे बंद कराने गई पुलिस पर ही मियां भाई ने हमला बोल दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो। यूपी में सीएम योगी का क्लियर मैसेज है, त्योहार कोई भी रहे, कायदे में मनाया जाए। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। सीएम योगी के आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। मगर मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक तस्वीर चर्चा का मुद्दा बन गई। दरअसल शहर के संवेदनशील माने जाने वाले शिव चौक को मुहर्रम से पहले लाल कपड़े से पूरी तरह कवर कर दिया गया और शिव चौक के चारों ओर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय मुजफ्फरनगर के शिव चौक मंदिर पर हैं। ये वही रोड है, आप देख सकते हैं। इस तरफ से ही असरे का जुलूस निकल कर आएगा। उसको लेकर जो जिला प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जो मंदिर पड़ता है, शिव चौक स्थल है, जो हृदय स्थली कहा जाता है, इसको चारों ओर से लाल कपड़े से ढक दिया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद किसी तरह के विवाद से बचना था। दरअसल मुहर्रम का जुलूस शिव चौक से होकर गुजरता है। शिव चौक पर हिंदू आस्था के प्रतीक के रूप में एक मंदिर है। पुलिस को जुलूस के दौरान मंदिर से छेड़छाड़ की आशंका थी, लिहाजा मंदिर को लाल कपड़ा लगाकर कवर कर दिया गया। तो हर आदमी अपनी आस्था में वो है मगन, हिंदू ने लगा दिया है। बस मोमडन अपना कार्य करते हैं, हम हिंदू अपना कार्य करते हैं। इसका कारण ये है कि ये वैसे तो प्रशासन ने लगा पाया है, लेकिन आज और कल मुहर्रम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कि भाई घर यहाँ पे मंदिर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। योगी फोर्स के इस एक्शन का असर भी दिखा। बीती रात मोती महल से निकला मुहर्रम का जुलूस शिव चौक से शांतिपूर्वक गुजरा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, मगर किसी भी तरह की खुराफात या सांप्रदायिक तनाव के हालात नहीं बने। यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर डटे रहे। भारी संख्या में पुलिस बल सभी की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस संपन्न कराने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में तो योगी फोर्स की बदौलत माहौल शांत रहा, लेकिन यहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के वैशाली में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। वैशाली में जब नियमों का सख्ती से पालन किया गया तो भाईजान ताव में आ गए, जिद पर अड़ गए। नियम कानून को ताक पर रखकर डीजे के लिए दंगल में उतरा, खाकी पर हमला किया गया, पुलिस वालों को मारा पीटा तक गया। तो चाबी तो डीजे क्यों नहीं बजेगा, केवल हमारे पर ही क्यों होता है, ये वो पुलिस प्रशासन ने की। तो मैंने वीडियो जस्ट बनाने की कोशिश किया, तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, मैंने आपको दिखाया ही, सीधे हम पे उलझा। बताया जाता है कि मुहर्रम में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने और डीजे को जब्त करने के निर्देश के बाद महनार थाना की टीम ने एक डीजे को जब्त किया, लेकिन जब जब्त डीजे को थाना ले जाया जा रहा था तभी सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस टीम पर हमला कर डीजे को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिस टीम के साथ बदसलूकी और पिटाई भी कर दी। जो डीजे मालिक है और जिनके साथ जो कुछ लड़के थे ऑपरेटर, वो जो है सो वहाँ उलझ गए। साथ में वहाँ पर कुछ लोग भीड़ बना करके डीजे को जो है सो छुड़ाने में सफल रहे। इसी बीच धक्का मुक्की क्रम में हमारे जो एक एसआई है, उनकी चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही टीम बनाकर लगातार छापेमारी की गई और उसी क्रम में 1 घंटे के अंदर में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आलम तब है जबकि मुहर्रम के बड़े जुलूस अभी बाकी हैं। प्रशासन चौकन्ना है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, लेकिन वैशाली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि छोटी सी चूक भी बड़े विवाद की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अब बात आपको लखनऊ की उस घटना के ऊपर बताता हूं जहां पर 15 जाने गई थी कोचिंग सेंटर के जलने के बाद। भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो जाने गई, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। जिस इमारत में आग लगी उस पर कभी भी बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि कुछ साल पहले 2016-2017 के आसपास भी इस मामले में ये कहा गया था कि बिल्डिंग गिराए जानी है, लेकिन उस नोटिस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ भी पुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब वापस नोटिस लग चुका है। यूपी के शहर में मानकों को ताक पर रखकर चलने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर सील हो चुके हैं। 15 दिन का वक्त जो है जो एलडीए ने दिया है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। काश भ्रष्ट और नाकाम सिस्टम पहले जाग गया होता तो लखनऊ में 15 जिंदगियां मौत के मुंह में नहीं समाती। इस इमारत के साथ इतने परिवारों के सपने राख ना होते, क्योंकि लखनऊ अग्निकांड की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में से गिराने का आदेश जारी हुआ था, मगर बाद में ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। मगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद इस इमारत पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड मामले को लेकर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बकायदा बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस के आधार पर कारण बताने का निर्देश एलडीए ने दिया है। माना जा रहा है कि अब इस नोटिस के चस्पा करने के 15 दिन के बाद अगर कारण नहीं बताया गया तो अब बड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। एक तरफ जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। इनमें गाजियाबाद के 59, शामली के 46, बागपत के 40, कानपुर के 32, बिजनौर के 26, हापुड़ के 22, रायबरेली और बरेली में 12-12 और सहारनपुर में 6 कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है। कानपुर में प्रशासन ने 30 बिल्डिंग को सील कर दिया, जिसमें फिजिक्स वाला जैसे बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। प्रयागराज में फैजल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। यह कोचिंग सेंटर अवैध बिल्डिंग में चल रहा था। वाराणसी में भी प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी रूल्स की अनदेखी हो रही थी। सोचिए, जिन संस्थानों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम तक नहीं है। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने 3 कोचिंग सेंटर सील किए, जबकि 7 कोचिंग संचालक ताला लगाकर भाग गए। जहां हमेशा बच्चों की भीड़ लगी होती थी वहां ताले लटके हैं। मैं अभी इस टाइम यहाँ पे प्रतिष्ठा कोचिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जब से डीएम ने ये ऑर्डर दिया है तो खलबली मच गई है कोचिंग सेंटरों में, और जो अवैध रूप से बने हुए हैं वो ताला लगाकर भाग गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शटर में ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाएगा। मगर इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में अभी भी बेसमेंट में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। जी न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो कई कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे। कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त तमाम उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर इसी तरह की बेसमेंट्स में ये कोचिंगें चलती हैं, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो फायर सेफ्टी के जो पूरा इंतज़ाम होते हैं उनमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो ये जो उपकरण हैं वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर घटना हो जाएगी तो घटना के बाद जो भागने की स्थिति रहती है तमाम लोगों की, वो शायद यहाँ पर नहीं है। आप हालांकि लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी फोर्सफुल एक्शन में है, मगर ये एक्शन पहले हुआ होता तो 15 जिंदगियां यूं न जाती। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में जमीयत की बैठक के मंच से मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिस पर फिर बहस शुरू हो गई। मदनी ने मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा उठाया, मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। जिहाद को लेकर उनकी टिप्पणी भी विवादों में आ गई। आज मुसलमान को भी हर तरफ मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है।
उनके मदरसे गिरा दिए, उनके घरों को गिरा दिया, और क्या किया तुमने? जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। बुलडोजर एक्शन जो कि अवैध निर्माण पर होता है, मंदिर हो या मदरसे, जो अवैध होता है उसे बुलडोजर गिरा कर रहता है। अब इन्हीं बुलडोजर एक्शन से मौलाना बौखला गए हैं, आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं। ये बयान दिया मौलाना अरशद मदनी ने, जो कि जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मौलाना मदनी उत्तराखंड में गए तो प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करने थे, लेकिन वहां से एक बार फिर भड़काऊ बातें शुरू कर दी और फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हुई। आज मुसलमान को भी हर तरफ मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह आज की तारीख है कि मुसलमानों की मस्जिदें हमने गिरा दी, उनके मदरसे गिरा दिए, उनके घरों को गिरा दिया, और क्या किया तुमने? इतना ही नहीं, अपनी इन बातों में मौलाना मदनी ने यह तय कह डाला कि जिहाद करना हर मुसलमान का हक है और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतार कर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। मौलाना मदनी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ दी है, जिसमें कई लोग इसे बांटने वाली राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। समाज में नफरत न फैलाएं और समाज को बेहतर शिक्षा के लिए लोग उपदेश दें, एक सही दिशा का दिखाने का काम करें। इतना ही नहीं, मौलाना के इस भड़काऊ बयान का जवाब साधु संतों ने भी दिया है। मदनी के जैसे लोग केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। कहीं पर भी मुसलमान भाइयों का न मस्जिद गिराया जा रहा है, ना मदरसे गिराए जा रहे हैं, ना मुसलमानों का हो रहा है कत्ल। मुसलमान सुरक्षित हैं हिंदुस्तान में। मौलाना अरशद मदनी के जैसे लोग केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। और तो और खुद यूपी के मुसलमान भी मौलाना को पूरा आईना दिखा रहे हैं। दरअसल मौलाना मदनी अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, जिसमें उन्हें ये नहीं दिखता कि ज्यादातर बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश पर होते हैं। बुलडोजर सिर्फ वहीं चलता है जो अवैध होता है। इसमें बहुत सी बार मंदिर, मठ और दूसरे धर्मों के स्थलों पर भी एक्शन हो चुका है। लेकिन मदनी जैसे मौलाना सिर्फ मुस्लिम स्थलों पर फोकस करते हैं। पूरे अभियान को मस्जिद तोड़ने का अभियान बताते हैं, जबकि अतिक्रमण मुक्त भारत की नीति का हिस्सा है, जो सभी समुदायों पर लागू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ मुसलमानों को भड़काने की साजिश है, तो दूसरी तरफ सनातनी आस्था के प्रतीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के टारगेट पर सनातन और भगवान राम रहते हैं। इस बार फिर राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद संत समाज भड़का और उनके खिलाफ 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। तो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीप काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कोई भी ऐसी अनलगढ़ टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। कभी रामचरितमानस पर सवाल तो कभी हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब सीधे भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उतर आए हैं। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी रक्षा क्या कर सकते हैं? करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया
तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? भगवान राम पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से सनातनी और संत समाज में आक्रोश है। हिंदू धर्मगुरु विष्णुदास महाराज ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटकर लाने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसका जीभ जब कट जाएगा तभी संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चढ़ावा चोरी को सोमनाथ मंदिर लूट से जोड़ दिया और इसके पीछे आरएसएस और बजरंग दल पर आरोप मढ़ दिया। हालात ये है कि अब सब लूटने में लगे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था, लेकिन अब आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग अब राम मंदिर को लूट रहे हैं। जबकि सीएम योगी अपील कर चुके हैं कि कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिससे राम भक्तों की भावना आहत हो। उनका मैसेज साफ है कि जो भी अपराधी होगा वो बचेगा नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उधर एसआईटी भी चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और अब दोषियों पर एक्शन की तैयारी हो रही है। मगर फिर भी सियासत जारी है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो सियासत से आगे बढ़कर भगवान राम पर ही सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बिहार की, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर के आज बिलौटी गांव के कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महापंचायत हुई। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और आरोपी पुलिसकर्मियों की तुरंत गिरफ्तारी और भरत तिवारी के लिए शहीद के दर्जे की मांग। तारीख 17 जून, एनकाउंटर और फिर बवाल। तारीख 18 जून, भरत की मौत पर प्रदर्शन। और आज यानी तारीख 24 जून, भरत तिवारी की मौत पर महापंचायत। बिहार के भोजपुर का बिलौटी गांव पिछले 8 दिनों से उबल रहा है। भरत तिवारी के तथाकथित एनकाउंटर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। हालात ये है कि बवाल, हंगामे और प्रदर्शन से गुजरते हुए बात महापंचायत और सियासी बयानबाजियों तक पहुंच चुकी है। भोजपुर का बिलौटी गांव आज छावनी में तब्दील नजर आया। कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सर्व समाज की महापंचायत में हजारों लोग जुटे। बिहार पुलिस के एनकाउंटर के खिलाफ हल्ला बोल हुआ तो वहीं भरत सिंह को शहीद का दर्जा देने तक की मांग महापंचायत में उठाई गई। एक तरफ भरत को न्याय दिलाने के लिए भोजपुर जिले की जनता डटी है तो वहीं परिवार से मिलने वालों का भी तांता लगा है। आज पीड़ित परिवार से मिलने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पहुंची। ज्योति सिंह को देखते ही भरत की मां और बहन उनसे लिपटकर रोने लगी। भरत के परिवार से मिलने पहुंची ज्योति सिंह ने कहा कि भरत के बलिदान को कोई भुला नहीं पाएगा और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब सही से जांच हो और चीज़ों को सामने लाई जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिहार में एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो पुणे के लोहागढ़ किले पर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस सिया पर केतन आंख मूंदकर भरोसा करता था उसी पर अब उसके कत्ल का आरोप है। पुलिस के अनुसार सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर मंगेतर केतन को मौत की घाट उतारने की साजिश की, फिर उसे हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन कॉल डिटेल, सीसीटीवी और परिवार के शक ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। प्यार, विश्वास और इंसानियत, एक साथ तीनों का कत्ल। जो शख्स अपनी मंगेतर के लिए 17 करोड़ की ड्रीम वेडिंग प्लान कर रहा था, जो उसे अपनी दुनिया मानता था और दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, मगर उसी मोहब्बत ने उसे दुनिया से रुखसत कर दिया। उसके तमाम तोहफों के बदले उसे खौफनाक मौत दे दी। के
तरफ की तस्वीर है जहां पर कुछ लोग आप देखिए खड़े हैं। उसी जगह से सिया ने केतन को नीचे की तरफ धक्का दिया। उस वक्त चेतन चौधरी भी मौजूद था। पुणे की सिया ने इंदौर की सोनम जैसे ही खौफनाक चाल चली। सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली, मंगेतर केतन को धोखे से किले पर ले गई, 400 फीट से धक्का दे दिया और फिर रोने का पूरा ड्रामा रचा। ऐसा ड्रामा कि मर्डर करने के बाद बाकायदा इंस्टा पर पोस्ट भी डाली और उसमें लिखा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने वाले थे, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन सिया का ये सब दुख एक झूठ था, एक फरेब था, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रोते हुए पोस्ट डालने वाली सिया ने ही अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन की हत्या की साजिश रची थी। सिया चेतन चौधरी से प्यार करती थी, लेकिन सगाई केतन से हो गई थी। केतन 600 करोड़ का मालिक था, सिया के लिए महंगे गिफ्ट्स लाता था, 17 करोड़ की शादी तक प्लान की थी। लेकिन सिया को यह सब कुछ नहीं, सिर्फ बॉयफ्रेंड चेतन चाहिए था, जिसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन के मर्डर का प्लान बनाया। बार बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की जिद करती, जिससे कि घटना को अंजाम दिया जा सके। 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया। सिया 3 बार केतन के कत्ल की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन आखिर कोशिश सफल हुई 18 जून को, जब केतन और सिया एक साथ लोहागढ़ किले पर गए। वहां कुछ ही दूरी पर उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी मौजूद था, लेकिन केतन उससे अनजान था। सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बर्थडे से एक दिन पहले केतन का मर्डर कर दिया। 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाए। सिया ने किले से केतन को धक्का देने के बाद कहानी रची कि केतन की किले से फिसलकर मौत हो गई, लेकिन उसके हाव भाव ने शक पैदा किया तो पूरा प्लान खुल गया। केतन की मौत के वक्त सिया के व्यवहार से केतन की बहन को शक हुआ। बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को सबसे पहला शक हुआ सिया की कॉल डिटेल देखकर, जिसमें चेतन चौधरी नाम के शख्स के साथ पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए गए थे और 238 घंटे की बातचीत थी। फिर पुलिस को लोहागढ़ के सीसीटीवी में हुडी पहने एक शख्स दिखा, जो कि शक पैदा करने वाला था। इसके बाद पुलिस चेतन तक पहुंची, जिसने सिया और उसके गुनाहों का कबूलनामा किया। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। इसके अलावा पुलिस को दूसरा बड़ा सुराग बॉयफ्रेंड चेतन के मोबाइल से मिला। वारदात के दिन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन का इंटरनेट पूरी तरह बंद था। जांच में पता चला कि चेतन ने जानबूझकर अपना मोबाइल अपनी दुकान में ही छोड़ दिया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। वो अपने दुकान के कर्मचारी का मोबाइल लेकर चुपके से लोहागढ़ किला पहुंचा था। वो प्लानिंग का हिस्सा था कि जैसे चेतन चौधरी आगे की तरफ बढ़ेगा, उसके तुरंत बाद सिया जो है वो हेल्प करके चिल्लाना शुरू करेगी। सिया और चेतन का प्लान सटीक था, लेकिन पुलिस ने दोनों की तमाम चाल फेल कर दी। पहाड़ी के नीचे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पुलिस चौकी है लोनावाला पुलिस स्टेशन का। इसी पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मी उस वक्त बैठे हुए थे, जो सिक्योरिटी कर्मचारी के फोन के बाद यहाँ से। सिया अपने मंगेतर के कत्ल को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश में थी, मगर पुलिस ने उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और सिया के सोनम वाले कांड की पोल खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।